शिंदे के साथ फिर खिलवाड़ हो गया। क्या एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने गृह मंत्रालय नहीं दिया तो क्या एकनाथ शिंदे अब बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे? मुख्यमंत्री पद से लेकर गृह मंत्रालय की मांग तक एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी दरकिनार करती हुई नजर आई, उनकी मांगों को साइडलाइन करती हुई दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी के लिए अजीत पवार एक बड़ा दांव बने। अजीत पवार को अहमियत देना लेकिन एकनाथ शिंदे को दरकिनार करना ये दर्शाता है कि बीजेपी के अंदर भी कहीं ना कहीं ये बात जरूर बैठ गई है कि एकनाथ शिंदे आने वाले वक्त में बागी कदम जरूर उठा सकते हैं। इसलिए अजीत पवार को साध लिया जाए और एकनाथ शिंदे को मजबूरन इस गठबंधन के साथ जोड़ा जाए, यही शर्त भारतीय जनता पार्टी की नजर आई। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे अकेले हैं? क्या एकनाथ शिंदे को जिस आधार पर कमजोर भारतीय जनता पार्टी समझ रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए एकनाथ शिंदे और उनके विधायक ही काफी हैं, या फिर अजीत पवार भी जो अभी शांति पूर्वक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हर फैसलों पर सहमति जता रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में वो भी बड़ा खेला कर सकते हैं? बड़े सवाल बन जाते हैं क्योंकि अब मंत्रालयों का बंटवारा भी हो चुका है। जहां एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय नहीं मिलता तो वहीं अजीत पवार को उनके मन मुताबिक वित्त विभाग मिल जाता है। देवेंद्र फडणवीस गृह विभाग की जिम्मेदारी एक बार फिर से अपने पास रखते हैं और शहरी विकास पीडब्ल्यू विभाग की बात करें, पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें तो एकनाथ शिंदे को सौंपा जाता है। ये कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे को फिर से बीजेपी द्वारा दरकिनार किया गया। अब क्या होगा महाराष्ट्र में, क्योंकि सब कुछ हो चुका है, मुख्यमंत्री भी तय है, विभागों के बंटवारे भी हो गए हैं, मंत्री पद की शपथ भी ले ली गई है। अब क्या एकनाथ शिंदे कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं या फिर नहीं? कई सवाल है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर कैसे देखते हैं आप कि एकनाथ शिंदे जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे, मुख्यमंत्री पद से लेकर उन्होंने मंत्रालय तक बड़ी बड़ी मांगे की, बड़े बड़े दबाव डाले, दिल्ली नहीं पहुंचते हैं, गांव तक पहुंच जाते हैं अपने, लेकिन अब क्या होगा? अब तो बीजेपी ने जो करना था वो कर दिया। देखिए बिल्कुल जाहिर बात है, एकनाथ शिंदे को लेकर जिस तरह से हमने देखा कि लगभग एक महीने से लगातार ये चर्चाएं बनी रही कि भाई बीजेपी उनके साथ में क्या कुछ करती हुई नजर आएगी, क्या उनको मुख्यमंत्री बनाएगी, क्या उनको बड़े महकमे दिए जाएंगे। यानी कि एक तरीके से शुरुआत से जब 23 तारीख को रिजल्ट सामने आए तो लगभग आज हम लोग 22 तारीख में बात करें कि एक महीने का वक्त हो गया जब एकनाथ शिंदे को लेकर जो स्थिति थी वो साफ नहीं हो पा रही थी। कभी उनको मुख्यमंत्री बनने की चर्चा थी, कभी मुख्यमंत्री को लेकर बातें हो रही थी, कभी वो सरकार से अलग होने की मंशा कहीं ना कहीं निकल के सामने आ रही थी। इन सब के बावजूद अब जबकि लगभग ये कंफर्म हो गया है किसको क्या मिला, कौन सी पार्टी को कितने मंत्रालय मिले, तो ऐसे में अब सवाल उठकर ये सामने आता नाज़मीन की क्या एकनाथ शिंदे जिस तरह से उनको शहरी विकास मंत्रालय मिला है क्या उससे वो खुश हैं, क्या उसके साथ वो आगे बढ़ना चाहेंगे और क्या यहाँ से वो बीजेपी के साथ आगे चलने को तैयार है? क्योंकि जिस तरह की मांग लगातार कह सकते हैं शिंदे के गुट की तरफ से देखी जा रही थी कि भाई कम से कम गृह मंत्रालय तो मिलना ही चाहिए, गृह मंत्रालय से कम पर हम राजी नहीं होंगे। लेकिन नाज़रीन आपने देखा कि लाख माथापच्ची करने के बावजूद, लाख दिल्ली के कह सकते हैं दौरे करने के बावजूद भी अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि शिंदे के दबाव में कहीं ना कहीं बीजेपी नजर आ रही है, शिंदे के किसी भी तरह से दबाव में बीजेपी हो पा रही है। क्योंकि शिंदे ने कोशिश तो तमाम की कि भाई उनको जो है कम से कम गृह मंत्रालय मिल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उनकी हार एक तरीके से गृह मंत्रालय ना मिलने की वजह से होती हुई नजर आई है। वहीं अजीत पवार गुट की बात करें तो अजीत पवार को राजस्व मंत्रालय दे दिया गया। नाज़मीन ये बताता है अपने आप में कि शिंदे की जगह अब अजीत पवार की पूछ ज्यादा होने लगी बीजेपी में। और आपने देखा कि 2 दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री इस समय महाराष्ट्र के कहते हुए नजर आते हैं कि अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। यानी कि एक तरीके से अजीत पवार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर कहना कि बीजेपी का दिखाई दे रहा है। और वहीं शिंदे से लगातार दूरियां जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देखा कि जब मंत्री पद की शपथ हो रही थी उस समय भी देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार एक साथ बैठे हुए थे, यानी कि आसपास कुर्सी डली हुई थी। और वहीं शिंदे की बात करें तो 3-4 कुर्सी बाद वो बैठे हुए थे, यानी कि एक जो आपस में तालमेल होना चाहिए उसकी आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही है यहाँ पर। साथ में शिंदे
शिंदे के साथ में ऐसा लग रहा है कि अब सौतेला व्यवहार बीजेपी करती हुई नजर आ रही सर, है। अजीत पवार लगातार हम ये देख रहे हैं कि खामोशी बरकरार जी। रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे दबाव बनाते हुए नजर आए। आखिरकार अजीत पवार को क्या लग रहा था कि मैं दबाव बनाऊंगा तो बीजेपी गठबंधन तोड़ देगी, या जो एकनाथ शिंदे जैसा हाल हो रहा है उनके साथ भी वैसा ही हाल होता हुआ नजर आएगा? देखिए बिल्कुल नाज़मीन, अगर हम देखें तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे की मुलाकात जब देवेंद्र फडणवीस से होती है तभी समझ में आ जाता है कि यहाँ बीजेपी भी जो है वो अपने दोनों सहयोगी दलों को लगातार दबाव में रखना चाहती है कि अगर आपने ज्यादा दबाव बनाया, ज्यादा हमारे ऊपर एक तरीके से प्रेशर क्रिएट किया तो कहीं ना कहीं हम तीसरे विकल्प की तरफ जा सकते हैं और यहाँ पर दोनों पार्टियों को एनडीए से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि 8-9 सीटें तो उद्धव ठाकरे के पास में लोकसभा की, और यहाँ पर अगर शिंदे गुट और अगर अजीत पवार गुट को मिला दिया जाए तो 8 सीटें बनती हैं। तो ऐसे में बीजेपी का कोई लॉस यहाँ पर नहीं होने वाला था, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे आते तो 20 विधायक भी उनके पास हैं, तो सरकार को भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये तमाम जो कयास है, तमाम जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं शिंदे और अजीत पवार पर दबाव बनाने के लिए काफी, लेकिन उसके बीच भी शिंदे लगातार ये बात कहते रहे या ये बात मनवाने का प्रयास करते रहे कि भाई उनके हिस्से में कोई बड़ा मंत्रालय आना चाहिए, कम से कम गृह मंत्रालय तो उनको मिलना चाहिए। लेकिन जैसा हमने देखा कि बीजेपी ने शुरुआत से लगभग ये मान के चला था कि भाई मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय बीजेपी के पास रहेंगे, और अब जबकि लिस्ट कंफर्म हो गई है, नाम कंफर्म हो गए, तो ऐसे में बीजेपी ने ये बता दिया है कि बड़े भाई तो वही हैं, भले ही आप कितने दबाव बनाएं लेकिन आप उनके ऊपर एक तरीके से इस तरह का दबाव नहीं बना सकते कि वो गृह मंत्रालय जैसा बड़ा पद आपको दे दें, बड़ा मंत्रालय आपको दे दें, और यही यहाँ पर होता हुआ नजर आया। लेकिन अब शिंदे का इसमें क्या प्रतिक्रिया होगी, शिंदे इसमें क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे, और शिंदे का रोल अब किस तरह का होने वाला है, क्योंकि ये तो आप मानकर चलिए कि जो 1-2-3 की लड़ाई थी उसमें कहीं ना कहीं जो शिंदे हैं वो लगातार पिछड़ते हुए दिखाई देते हैं। अगर नंबर 1 देवेंद्र फडणवीस है तो नंबर 2 पर अजीत पवार दिखाई दे रहे हैं, और नंबर 3 पे भी कहीं ना कहीं शिंदे को लेकर कशमकश का दौर जारी है कि क्या वो है भी या उनकी जगह उद्धव ठाकरे को बीजेपी रिप्लेस करने के लिए तैयार हो रही है। सर, हमने ये भी देखा कि जब विधायकों की मंत्री बनने की बात आ रही थी और जिस आधार पर मंत्री तय हुए, अजीत पवार ने एक बयान भी दिया था कि हर किसी को मौका मिलेगा, कोई भी निराश ना रहे, धैर्य बनाकर रखे, यानी कि 2.5 साल वाला फॉर्मूला अब मंत्रियों पर लागू करने की बात की जा रही है। देखिए अभी मंत्रालय मिल भी गए और मंत्री तय भी हो गए। एकनाथ शिंदे की पार्टी से अभी से नाराजगी साफ तौर पर जाहिर हो रही है। क्या लगता है 2.5 साल बाद बदलेंगे तो क्या नाराजगी नहीं होगी? देखिए नाज़मीन, अगर 2.5 साल की बात आपने उठाई है तो जरा देखिए कि उप मुख्यमंत्री का भी कोई पद संवैधानिक प्रक्रिया में नहीं होता है। अगर मंत्री के तौर पर देखें तो शिंदे भी एक मंत्री हैं, तो ऐसे में जो बात आपने उठाई है कि 2.5 साल के बाद जब बदलाव होगा तो क्या शिंदे को भी अपना पद छोड़ना पड़ेगा, और क्या यहाँ पर आपस में कोई तनातनी का माहौल बनता हुआ नजर आएगा, क्या अजीत पवार को भी अपना पद छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो भी एक मंत्री है। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर बड़ा कह सकते हैं कि कठिनाई का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा शिंदे गुट और अजीत पवार गुट को। खासकर शिंदे गुट की बात करें जहाँ पर अभी से आप देखिए कि बाकी सुर दिखाई पड़ते हैं। अगर आप देखें कि जो देवेंद्र हैं उन्होंने उनसे कह सकते हैं कि पल्ला झाड़ लिया है, और भी तमाम जो उनके कह सकते हैं विधायक है वो नाराज दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा है, लगातार ये सुनने को भी मिल रहा है कि आने वाले जो 2-2.5 साल हैं इसके बाद क्या वाकई में ये सरकार चल पाएगी, क्या वाकई में शिंदे अपने पद से इस्तीफा देंगे, क्या वाकई में अजीत पवार भी कह सकते हैं अपना पद छोड़ते हुए नजर आएंगे। अगर ये लोग पदों पर बरकरार रहे और बाकी लोगों को कहा गया कि भाई आप जो है अपना पद छोड़ दीजिए, तो कहीं वहीं बड़ी बगावत होती हुई नजर ना आ जाए कि छगन भुजबल का क्या कहेंगे, क्योंकि नाराजगी जाहिर कर रहे थे। अजीत पवार उनके लिए खड़े नहीं होते, लेकिन छगन भुजबल अपने लिए खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि अजीत पवार ने उनके साथ खिलवाड़ किया है, ऑफर दिए, फिर उनसे ये पद भी छीन लिए जाते हैं। जाहिर बात है कि जो लोग अजीत पवार के साथ आंखें बंद करके चले आए, एक अलग गुट बना लिया, शरद पवार से अलग हो गए, वहीं शिंदे के साथ जो लोग थे वो आंखें बंद करके उनके साथ में आ गए, लेकिन अब जब उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, जो वो चाहते हैं अगर वो नहीं मिलेगा, तो जाहिर बात है कि आपस में तनाव बढ़ता हुआ नजर आएगा, मतभेद बढ़ते हुए नजर आएंगे, नाराजगी बढ़ती हुई नजर आएगी। और फिलहाल ऐसा देखने को मिल रहा है, चाहे छगन भुजबल की बात करें या शिंदे गुट की बात करें, दोनों तरफ से ऐसे लोग हैं जो लगातार नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं। छगन भुजबल क्योंकि एक बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं, एक बड़े और कह सकते हैं अनुभवी नेता रहे हैं महाराष्ट्र राजनीति में, और यहाँ पर जो अजीत पवार ने उनके साथ में खिलवाड़ किया है कि उनको मंत्रियों की लिस्ट से भी बाहर कर दिया है, तो जाहिर बात है कि नाराजगी निकल कर सामने आएगी। अब ये नाराजगी है किस तरफ जाती हुई नजर आएगी, किस तरफ इसका रुख न रहेगा, ये देखना होगा। साथ में क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ी उथल पुथल यहाँ से मच सकती है, क्योंकि अजीत पवार गुट के अंदर अगर 2 फाड़ होते हैं तो परेशानी बीजेपी को भी बढ़ सकती है। लेकिन उससे पहले ही उद्धव ठाकरे की तरफ बीजेपी ने अपना रुख करे कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि भाई
हम जो है अपने लिए विकल्प तैयार रखे हुए हैं। तो ऐसे में बीजेपी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अजीत पवार गुट और शिंदे गुट के ऊपर भारी मुसीबत आ पड़ सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर मंत्रालय बंटवारों के साथ ये तो तय हो गया है कि अजीत पवार को वित्त विभाग सौंप दिया गया है, यानी कि खुश कर दिया गया है अजीत पवार को। लेकिन अगर हम एकनाथ शिंदे की बात करें तो गृह मंत्रालय छीन लिया जाता है, पीडब्ल्यूडी विभाग सौंप दिया जाता है। देवेंद्र फडणवीस गृह विभाग की जिम्मेदारी खुद संभालते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद देखना होगा कि जो विधायक, जो मंत्री नाराजगी जाहिर कर रहे थे, क्या अब मंत्रालय मिलने के बाद भी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आएंगे? क्या एकनाथ शिंदे के साथ अजीत पवार गुट के विधायक या मंत्री साथ देते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि अभी भी खेला महाराष्ट्र में बाकी है, जहां अजीत पवार खामोश हैं तो वहीं अजीत पवार गुट के कई विधायक लगातार अजीत पवार पर दबाव बना रहे हैं। एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस पर दबाव बना रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते हुए नजर आए थे। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में क्या होगा, क्योंकि बीजेपी ने अपनी तरफ से सारे फैसले ले लिए। अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है या फिर नहीं, यह अभी भी सवाल बरकरार है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SP9 न्यूज़। धन्यवाद।